स्वागत है दोस्तों। उम्मीद आप सभी लोग मस्त और व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बिल्कुल निरंतर चला रहे होंगे। जो भी हमारे छात्र प्यारे छात्र छात्राएं रेलवे ग्रुप डी का सपना देख रहे हैं, उनके सपने पूरे होने वाले हैं। और इस प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में आज हम लोग, जैसा मैंने शुरू में वादा किया था कि इस श्रृंखला में मैं आपके लिए 15 सेटों का एक प्रीवियस ईयर की श्रृंखला ला रहा हूं, जिसमें आपको जीएस और जीके के बहुत सारे सवालों के अच्छे अनुमान लगेंगे, आयोग की नजरिया समझ पाओगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाओगे। इसीलिए श्रृंखला मैंने आरंभ आपके लिए किया। और इस श्रृंखला में हम लोग 1 से लेकर के आज 15वीं वो श्रृंखला होगी, और इस कमेंटमेंट की ये आखिरी श्रृंखला है। इसके बाद आपको इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस और जीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के सवाल मिलने वाले हैं, और वो सवाल बिल्कुल इस तरह से लाया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा कि आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट वहीं से सवाल पूछे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल प्रश्न नंबर 2 है ये कि निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारी को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? तो वो था आपका विनिमय अधिनियम 1773। आप जानते हैं कि सबसे पहले जो पहल शुरू की गई थी वो थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जब भी आप बात करते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जानने से पहले आप देखो बात किसकी कर रहे हो? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC जिन्हें कहते हैं। इसको पहले हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जान कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे फेमस नाम क्या पड़ता है? जान कंपनी इसे कहते हैं। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो एक सवाल और पूछता है प्यारे साथी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझीदार थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे, और इसमें कुल 217 साझीदार शामिल थे। और फिर एक प्रश्न और करता है प्यारे साथी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई, और इसी दिन महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार का अधिकार दिया था। बहरहाल बाद में इनकी मृत्यु हो गई, तो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को किसने अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया? एक प्रश्न ये भी आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया राजा ब्रिटेन के। इनके मृत्यु के बाद अगले राजा बने जेम्स प्रथम। तो इन्होंने कंपनी के इस व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए वृद्धि कर दिया। यहाँ एक सवाल और ध्यान रख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस समय गठन हुआ था उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उस समय गद्दी पर बैठे थे। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन हुआ, आगमन कहाँ हुआ? भारत में। तो जब इस कंपनी का आगमन हुआ, कोई सदस्य यहाँ आया, तो उस समय भारत का सम्राट कौन था? जहांगीर। और दूसरा सवाल यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ? 1608 में। और वो कौन सा व्यक्ति था जो आया था? तो वो अंग्रेज राजदूत था हाकिंस, और यही समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था। रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था। इतनी बातें अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में ध्यान रखोगे तो कुछ सवाल आप जरूर ध्यान रखोगे। और एक बात ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में। ये पहली अस्थायी फैक्ट्री थी 1613 में। वैसे पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में 1611 में। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला हेडक्वार्टर भी किसे बनाया था? सूरत में। बाद में बदल के मुंबई को बनाया। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे साथी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारतीय वर्चुअल लैब किसने लॉन्च किया था? तो ये पहल शुरू की गई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, है ना, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और खासतौर पे इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए ये सुविधाएं थी, जिसमें नवोदय विद्यालय के छात्र भी शामिल थे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जीएस का, ये कथन में सवाल है, पर सवाल आसान ही है, ध्यान रखना। कथन एक कहता है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है। दूसरा कथन कहता है कि उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं।
तो इनके बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि दोनों ही कथन गलत है, ना तो एक कथन सही है और ना तो कथन नंबर 2 सही है। दोनों के दोनों कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, एन.के. सिंह भारत के किस नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? एन.के. सिंह भारत के किस नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो आप सभी जानते हैं ये 15वें नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपको यहाँ अगर बताऊं, खासतौर पे यहीं पर अगर मैं बात बताऊं वित्त आयोग के संदर्भ में, तो देखो कुछ बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो स्वाभाविक है वित्त आयोग, जिन्हें आप फाइनेंशियल कमीशन भी कहते हैं, संक्षिप्त में हम लोग इन्हें एफसी कहते हैं ना, एफ मतलब फाइनेंस, सी मतलब कमीशन। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि वित्त आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में है, संविधान के अनुच्छेद 280 में। दूसरी बातें क्या याद रखना है प्यारे साथी, कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो यही है राष्ट्रपति। और इनका गठन कितने वर्ष के बाद? प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति गठित करेंगे वित्त आयोग का। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी सवाल खूब बनता है। के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अभी नाम बड़ा, एन.के. सिंह। अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, ये भी आप याद रखोगे तो आगामी जब परीक्षा होगा तो वहां इसका खूब महत्व होगा। अरविंद पनगड़िया, ये बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं और ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं किसके? नीति आयोग के। तो वित्त आयोग के संदर्भ में इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 75 खंड 3 में। देखो क्लास भी पूछता है, इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटी पढ़ो या जो भी विषय पढ़ो तो थोड़ा डिटेल में जरूर पढ़ो प्यारे साथी, ठीक है। तो ये 75 खंड 3 में कहा गया है किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में। पहले तो आप ये समझो मंत्रिपरिषद क्या है, तो मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप या स्वतंत्र प्रभार मंत्री, है ना, उप या स्वतंत्र प्रभार मंत्री। इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद। लेकिन एक शब्दावली और पूछा जाता है, अगर उसे भी आप जानोगे तो ज्ञानवर्धन हो जाएगा कि साहब मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है। ये तो हम लोग मंत्रिपरिषद की बात किए, लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो देखो मैंने एरो बनाया है, मंत्रिमंडल में केवल और केवल कौन शामिल होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, ठीक। बाकी आप जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोलोन क्षार प्रक्रिया में क्लोर या क्लोरीन गैस को निरूपित किया जाता है, किस क्षार के द्वारा इसे निरूपित करते हैं? तो ये है NaOH, ठीक है, NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसके द्वारा ये प्रक्रिया संचालित की जाती है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर। ये अगला सवाल है प्रश्न नंबर नेक्स्ट 12। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुकरण करता है? तो सामान्य सूत्र का अनुकरण करता है एल्कीन, ठीक है। एल्कीन के संदर्भ में हम लोगों ने बात पहले भी कर ली थी, ठीक है, कि एल्कीन में कितने बंध होते हैं। तो आप कमेंट करके बताओ, हमने आपको पहले इसके पहले की क्लास में डिटेल व्याख्या करके बात की थी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये कि कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो अब ऑप्शन है आपके सामने है, जवाब भी देना बहुत आसान है। चिनाब, हिंडन, चंबल, काली सिंध। तो कौन सी नहीं है? चिनाब, क्योंकि चिनाब किसकी सहायक है? सिंधु की। ये देखो ये सिंधु नदी हो गई और सिंधु की सहायक कितनी नदियां हैं? 5। सिंधु नदी हो गई, सिंधु की एक सहायक है झेलम। कौन सी नदी हो गई? झेलम। और फिर सिंधु की दूसरी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की।
चेनाब, और फिर अगली सहायक नदी है रावी। ये सब सिंधु की ही सहायक नदी हैं। और उसके बाद है व्यास, और व्यास जुड़ जाते हैं किससे? सतलज से। व्यास, और फिर आपकी पांचवी सहायक नदी है सतलज नदी। सतलज नदी, यही है सिंध और सिंधु की 5 सहायक नदियां। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब यमुना की सहायक नहीं है, बाकी सभी इसी की सहायक नदी है। अगला सवाल है 2020 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी भारत सरकार ने कब शुरू किया था? तो ये पहल भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी किस समय? तो 1975 में, 1975, जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के तहत सरकार के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया था 1972 में, 1975 में, उसी समय। और ये 1975 का वही समय जब हमारे देश में आंतरिक अशांति पे राष्ट्रीय आपातकाल भी अनाउंस किया गया था। अगला सवाल बिल्कुल है आपके सामने कि निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसके लिए आप इसी चैनल के स्टैटिक जीके की श्रृंखला भी ज्वाइन कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री है। वहां हम लोग केवल स्टैटिक प्रश्न पर ही बात कर रहे हैं। तो और ग्रुप, ये ध्यान रखना कि वो भी प्रीवियस ईयर की ही श्रृंखला पे चर्चा कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस श्रृंखला में लाने वाला हूं, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर चला रहा हूं ताकि आप सवालों को समझ सके। तो निशा गांधी उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। ये नृत्य उत्सव यहाँ के लोग खूब धूमधाम से आयोजित करते हैं। बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, बहुत सारी चित्रकारियाँ की जाती हैं, और लोग खूब धूमधाम से शामिल होते हैं और नृत्य करते हैं और उत्साह में शामिल होते हैं पूरे परिवार और गांव समाज के लोग। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राजकोषीय नीति है किसकी नीति मानी जाती है? सरकार की, नाबार्ड की, आरबीआई की? सरकार और आरबीआई दोनों की। तो राजकोषीय नीति जो तैयार करता है वो सरकार तैयार करता है। ठीक है, एक होता है राजकोषीय नीति और एक होता है वित्तीय नीति। एक राजकोषीय नीति होता है जिन्हें आप जानते हैं, इसको तैयार कौन करता है? सरकार के द्वारा। और इसके अलावा जो नीति होती है वित्तीय नीति, वो आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं कि उस सामग्री का नाम बताइए जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आयरन के ताप तत्व को बढ़ाने में किया जाता है। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्थिरांक, टंगस्टन, नाइक्रोम? तो उसे हम लोग नाइक्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग ताप अवयव बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है करंट का कि फरवरी 2022 में भारत एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का दुनिया का पहला देश बना था। कितने मैच उस समय भारत ने खेल डाले थे? तो 1000, है ना। इसमें भारत ने दुनिया का महारत हासिल किया था। और ये अगला सवाल जो है भाई, मेरे कई बार आयोग इसको पूछ चुका है ना, ये रिपीटेड सवाल है, इसमें थोड़ा भी आपको विशेष दिमाग नहीं लगाना है, एकदम बार बार रिपीट कर रहा है सवाल कि एक अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो वो है एफ पर, है ना। प्रतिबिंब किस पर? एफ पर ये प्रक्रिया ये बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला सवाल जीएस का है, प्रश्न नंबर 29। जून 2022 में इनमें से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है ना। प्यारे साथी, इसके पहले के सेशन में भी मैंने आपको क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बताया, शास्त्रीय भाषा। ठीक है, तो पहले तो बता दें कि इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है 2022 तक। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंगाली, है ना। बंगाली नहीं है। और इसके पहले के सेशन में मैंने क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहते हैं, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी हैं, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तो सेशन अगर आप देख लेंगे तो स्वाभाविक है शास्त्रीय भाषा से संबंधित आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं कि जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियों शरीर के हार्मोन संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने का सही तरीका का चयन कीजिए। तो है कि अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। ठीक, यही बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। तो यौगिक एक्स को हम लोग धवन सोडा के नाम से जाना जाता है। इस नाम से धवन सोडा के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगले जीएस के सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34।
निम्नलिखित में से घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है। घरेलू उपकरण विद्युत मोटर में उपयोग नहीं करते हैं किसका, तो वो है विद्युत प्रेस का उपयोग नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला सवाल जीएस का प्रश्न नंबर 36 है ना। सबसे आसान सवाल की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। आप सभी बता देंगे उड़ीसा में, क्योंकि उस झील का नाम क्या है, चिल्का है ना। क्या नाम है, चिल्का झील। अब देखो चिल्का झील के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 3 तथ्य अगर याद रखोगे तो चिल्का के बारे में फिर आप गलती नहीं करोगे। पहला चीज तो ध्यान रखना है, चिल्का में लिख दें सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब आप थोड़ा सा इंतजार करो, जाओ नहीं, ध्यान से देखो सबसे बड़ी क्या, तो 3 बातें अगर याद रखोगे तो खूब सवाल बनेंगे। सबसे बड़ी, पहली चीज सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो बोलो चिल्का। फिर पूछा जाए सबसे बड़ी तटीय झील भी कौन है, ठीक है, तो सबसे बड़ी तटीय झील भी है, बोलो चिल्का। फिर बोलो सबसे बड़ी लैगून झील भी कौन सी है आपकी, तब भी आपकी कौन सी होगी, चिल्का। बाकी आप जानते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी भारत की है, वुलर झील। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील। लोकटक झील है ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अंतरदेशीय सबसे बड़ी खारे पानी या नमकीन झील कौन सी है, तब आप उत्तर लगाना सांभर, है ना, जो कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक। और अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील या चौड़ी झील कौन सी है, वेम्बनाद झील। कौन सी, वेम्बनाद। अब ये पूछना कि किस राज्य में है, तो ये केरल में है, और इसी में नौकायन प्रतियोगिता होता है। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि नौकायन प्रतियोगिता की झील में, वेम्बनाद में, रेलवे ने इसको पूछा भी है। और आखिरी बात ध्यान रखना है, झीलों का शहर किसे कहते हैं, तो झीलों का शहर कहा जाता है प्यारे साथी किसे, उदयपुर को। झीलों का शहर किसे कहते हैं, उदयपुर को कहा जाता है। और एक बात और बता दूं, झीलों का देश किसे कहते हैं, तो इसे भी नोट कर लेना, फिनलैंड। 1000 झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न नंबर हम लोग 36 देखें। अगला जीएस का सवाल है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 की तरफ बढ़ते ये रहा, है ना। और स्थानीय स्वशासन से मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सवाल खूब पूछता है, भारत के संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। कौन सा इसमें पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन है जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और ग्राम निगम। तो ग्राम निगम इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत लाया गया, और ये त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था, ठीक है, कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे खंड पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत, ठीक है। और ये तीनों स्तर की पंचायत की वकालत किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। बाकी पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संविधान संशोधन से, और नगर पालिका। इसके पहले के सेशन में हमने पंचायत पर भी एक अच्छी व्याख्या की है, और इतनी व्याख्या आपके एग्जाम के लिए बहुत पर्याप्त होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जीएस का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी सवाल 2-3 बार आयोग पूछ चुका है कि मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग में कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, इसमें गलत निष्कर्ष का चयन करो। गलत निष्कर्ष कौन सा है कि प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, इसका बिल्कुल गलत आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। जीएस के अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग प्यारे साथी। और इस तरह से आप अपने अनुमान को भी देख सकते हैं, अपने जानकारियों में भी आपके इजाफा हो रहा है कि आपकी तैयारी कैसे है ना। इस प्रश्नों को देख करके आपको समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं समझ में आ रहा है, ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। कथन का सवाल है प्यारे साथी कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत कुचालक होते हैं। कथन 1। कथन 2 कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो इसमें दोनों ही कथन क्या है, सत्य, दोनों ही सही बात कह रहे हैं, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अम्लीय पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन बनने वाले अम्लीय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। या ठोस पदार्थ होता है और जो विलयन में तैरता नहीं है बल्कि तल पर ये जाकर क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है, कौन, अवक्षेप। नेक्स्ट सवाल है कि मार्च 2022 में
भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तृत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? तो वो है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, ठीक है। अभी तक राशन के क्षेत्र में इसने क्रांति मचा रखी भाई। नेक्स्ट सवाल है, भारत का भौगोलिक प्रभाव पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तक तय करता है। कौन सा क्षेत्र तय करता है? हमने आपको खूब बताया हिमालय की लंबाई इतनी है, और हिमालय के संदर्भ में खास तौर पे कौन से हिमालय की बात करता है? ग्रेट हिमालय, जी फॉर ग्रेट। और ग्रेट हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये दो मैंने एरो बनाया है, एक को प्यारे साथी बोलेंगे इसे नंगा पर्वत। तो बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक? नामचा बरवा तक। नामचा बरवा तक लंबाई कितनी बोल सकते हो? 2500 किलोमीटर है। और इस बृहद हिमालय की सबसे ऊंची अगर चोटी की बात करें तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8849 मीटर, क्योंकि 0.86 बढ़ चुका है। और ये नेपाल में इसे हम लोग क्या कहते हैं? सागर माथा। नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा। किसको? माउंट एवरेस्ट को। और तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट पे पर्वतारोहण करने वाली पहली महिला कौन है? जुंको ताबेई। जुंको ताबेई। और पहली भारतीय महिला कहा जाए तो वछेंद्री पाल है। वछेंद्री पाल हैं। और लगातार 2 बार जाने वाली भारतीय महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पे? तो संतोष यादव हैं। और सबसे अधिक 31 बार माउंट एवरेस्ट का पर्वतारोहण करने वाला दुनिया का एकमात्र व्यक्ति कौन है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। ये कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना। बाकी बृहद हिमालय पे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। इस बात को भी ध्यान में रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 52 कि मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है? तो वो खिलाड़ी जो थे विराट कोहली जी थे, है ना। यही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक नया कीर्तिमान, सचिन तेंदुलकर के बाद नया कीर्तिमान अगर कोई बना रहा है और बनाया है तो वो है विराट कोहली जी, है ना। ये सचिन तेंदुलकर के बाद या उनसे भी आगे निकलने की संभावना इनकी पूरी दिख रही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जीएस का है। ये सवाल है आपके सामने कि किडनी मनुष्य के उत्सर्जन और ऑस्मोरोग्यूरेशन का एक अंग है। किडनी द्वारा किन 2 पदार्थों का नियमन किया जाता है? तो वो है पानी और लवण का। पानी और लवण का दोनों का नियमन किसके माध्यम से होता है? किडनी के माध्यम से किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है? ना, बहुत ही सरल सवाल है। तो इसका क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण वो बिल्कुल हमें कैसा दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है, अपने आकार से बिल्कुल बड़ा और ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कल भी हमने इस सवाल पर बात की थी कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संस्कृति है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में की गई थी। और इन्होंने भारत में आकर नर्स के रूप में, है ना, कोलकाता के क्षेत्र में एक मानव सेवा का बड़ा ही सुदृढ़ और अनूठा योगदान दिया है। पूरी दुनिया में इनके नाम को खूब लोग सराहना करते हैं और इनकी सेवा बहुत अभूतपूर्व अतुलनीय थी। निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं माना जाता है? तो वो है सुनामी। सुनामी जो है ओजोन परत से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जीएस का है प्रश्न नंबर 85। गंगा नदी के क्लोरोकोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो इसमें मानते हैं कि अनुपचारित सीवेज इसमें डाला जाता है ना। गंगा को बिल्कुल प्रदूषित कर दे रहे हैं, और गंगा ही दुनिया की एकमात्र नदी है जिसके जल आज भी अपनी स्वच्छता सुदृढ़ता को लेकर के बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया और विज्ञान जगत आज भी इस बात से
कह सकते हैं कहीं न कहीं अनभिज्ञ ही है कि गंगा जल में इतनी स्वच्छता क्यों है, क्या मुख्य रीजन है, इसको जानने में अभी भी शायद नाकाम रहे हैं। अगर जान पाते तो शायद दुनिया की हर एक नदी का जल वैसे ही बन जाता जैसे गंगा का जल है। बहरहाल अगले सवाल पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86 कि वे श्रमिक जो अपनी जीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग स्वनियोजित श्रमिक कहते हैं। क्या बोला जाता है? स्वनियोजित श्रमिक। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले सवाल पे आते हैं कि पौधों के परिवहन में कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, इसमें गलत विकल्प को चयन करना है। तो गलत विकल्प क्या है कि जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है, बल्कि इनकी कैसी स्थिति होनी चाहिए? एक दिशीय होनी चाहिए। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में सहकारी समितियों के अधिभार को घटाकर 7% करना प्रस्तावित है, जिनकी आय 1 रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच है। तो ये अनुमानित आय कितने से घटाई गई थी? 12% से घटा करके इतना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में इसरो ने विकास इंजन सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत के पहले मानववाहक रॉकेट गगनयान की शक्ति प्रदान करेगा? तो ये पहल इसरो ने तमिलनाडु में शुरू की है और ये बहुत ही सराहनीय पहल इसरो के द्वारा मानी जा रही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डायनमो ने विद्युत धारा के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न करती है। तो ये कौन से सिद्धांत का उपयोग करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग डायनमो के द्वारा किया जाता है। जानते हैं डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही है कि चयनित पारगम्य झिल्लियों में वो झिल्लियां जो इनमें से किसी को प्रवेश की अनुमति देती हैं, तो वो है कि केवल विलायक अणु, परंतु विलीय अणुओं को नहीं देती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगले जीएस के सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर ये रहा 95। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की नामांकन दर कितनी थी? है ना, पुराना आंकड़ा है, उस समय थी 70.3%। और इस तरह से प्यारे साथी हम लोग इस श्रृंखला के सेकंड लास्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। कथन का सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 98 पे, और आखिरी सवाल है इस सेशन का और इस प्रैक्टिस सीरीज का, है ना। इसके बाद मैं आपके लिए नया सेशन लेकर आ रहा हूँ प्रैक्टिस का। ये प्रीवियस ईयर का आखिरी था और 15वां सेट था। 15 सेट का ही मैंने इस पर आपसे वादा भी किया और पूरा भी कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो वो है प्यारे साथी पेप्सिन, है ना। पेप्सिन एंजाइम विखंडित करता है और ये सलग पदार्थ को पेप्टोन में परिवर्तित भी कर देता है। एंजाइम जो है आमाशय की जठर ग्रंथियों में इसका निर्माण किया जाता है। तो उम्मीद कि आपने 1 से लेके 15 सेट तक आप कई बार देख लीजिएगा। इसको इसलिए देख लीजिएगा कि इसलिए नहीं कि बहुत सारी व्याख्या यहाँ आपको सुनना नहीं, केवल और केवल प्रीवियस ईयर के सवालों पर इतनी सुदृढ़ता बना लेना है कि ये सवाल दोबारा अगर पूछे जाए तो आपके गलत ना हो। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। नए लोग हो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, अगर अच्छा लगे तो कर सकते हैं, बाकी नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, पर दोस्तों तक भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।